Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmed. Dear students, today we are going to discuss a very important topic of pulmonology is known as transport of oxygen. आज के इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट क्या है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ह्यूमंस बॉडी में, मींस के इनके जो मीडियम या सोर्स या मींस कौन कौन से हैं जिससे वो ट्रांसपोर्ट होती है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी अप्रोक्सीमेटली 75 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनती है और बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ने रिस्पायरेशन के प्रोसेस में रिएक्शन करना होता है जिसके रिजल्ट में एनर्जी बननी होती है जो बॉडी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करती है। यह ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचती है, एल्वियोलाई से ब्लड में एंटर होती है। अब ब्लड में या ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन कैसे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचती है, इसको इंशाल्लाह आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो अगर हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर अगर हर सेल्स तक पहुंचती है तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हीमोग्लोबिन के साथ यहां पे ऑक्सीजन को बाइंड करवाते हैं, और फिर कौन से फैक्टर हैं जो सेल्स में पहुंचकर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करवाते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे जो टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स को। जब ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, एल्वियोलाई से सेल्स तक पहुंचती है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो ट्रांसपोर्ट क्या है? ऑक्सीजन का एल्वियोलाई से कैपिलरीज, कैपिलरीज से बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचना ट्रांसपोर्ट है। अगर ये ऑक्सीजन सब्सटेंसेस हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। इसके बाद जो दूसरी टर्म्स है वो ब्लड है। इस टॉपिक को अच्छे से समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लड क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यह कोई भी ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में ब्लड है और ब्लड के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक को सेल्स कहते हैं और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। सेल्स क्या हैं? जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड प्लाज्मा क्या है? जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जिसमें डिफरेंट प्रोटीन्स, मोस्टली वाटर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। सो ब्लड क्या है? ब्लड वो लिक्विड है, वो सब जो ब्लड वेसल्स में मूव करता है, फ्लो करता है, जिसके मेन दो कंपोनेंट्स हैं। एक को सेल्स कहते हैं और दूसरे को प्लाज्मा कहते हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उस पर मैं ये कहूंगा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में आएगी। ब्लड कैपिलरीज में आने के बाद कुछ ऑक्सीजन यहां पे जो प्लाज्मा है उसमें डिसॉल्व होगी और मोस्टली ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में इंटर होकर आरबीसीज के साथ अटैच होगी। फॉर एग्जांपल, ये ऑक्सीजन है। कुछ ऑक्सीजन 3% ऑक्सीजन जो एल्वियोलाई से कैपिलरीज में आएगी और कैपिलरीज में आने के बाद जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें 3% डिसॉल्व हो जाएगी, जबकि 97% हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके मूव करेगी। यह बात क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्किट। ये क्या चीज है? पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्किट्स क्या है?
फॉर एग्जाम्पल, यह बात आपको अच्छे से समझनी होगी कि ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई तक पहुंची है। अब इस ऑक्सीजन ने ब्लड में आना है, ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज आर्टरी वीन्स में, पल्मोनरी वीन्स में, और पल्मोनरी वीन्स करते करते कहां पे आ जाएगा? ब्लड हार्ट में आ जाएगा। अब फिर हार्ट से ब्लड दोबारा पंप होगा और बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचेगा। यहां पे ऑक्सीजन छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ने के बाद दोबारा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाने के बाद अगेन लंग्स की तरफ जाएगा। यह जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां सेल्स तक आया है और यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक दोबारा गया है, इसके लिए एक टर्म, इस सर्किट के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको हम सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। रिवाइज कर रहा हूं, सिस्टेमिक सर्किट क्या है? हार्ट से ब्लड का सेल्स तक, बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचना, वहां पे ऑक्सीजन को लीव करना, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आना। इस सर्किट के लिए एक टर्म यूज होती है जिसको सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। एक दूसरी टर्म है जिसको पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। लंग्स है, पल्मोनरी का वर्ड जहां भी आए या पल्मोनोलॉजी कहते ही लंग्स को है। ये वो सर्किट है जो लंग से रिलेटेड है, वो सर्किट जो ब्लड को हार्ट तक लेके आती है, और वो पॉइंट जहां से हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स तक पहुंचता है। इस सर्किट को, हार्ट से ऊपर वाला लंग्स तक जो सर्किट है, इसके लिए एक टर्म यूज होती है जिसको पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। पल्मोनरी पल्मोनोलॉजी से निकला है। पल्मोनरी का वर्ड ही किसके लिए यूज होता है? लंग्स के लिए यूज होता है। सो सिस्टेमिक सर्किट एंड पल्मोनरी सर्किट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पार्शियल प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन के लिए, यह हम एक लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर आप वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी लिंक उठा सकते हैं और वहां से भी देख सकते हैं। यहां पे जनरली बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर में डिफरेंट गैसेस हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड ये नाइट्रोजन है। अब इन सब का जो प्रेशर होगा, जो अपनी वॉल्स पे, कंटेनर की वॉल्स पे एक्सर्ट करेंगे, इस प्रेशर को कहेंगे टोटल प्रेशर। जबकि अगर एक गैस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन की बात करें, वो प्रेशर जो नाइट्रोजन वॉल्स पे एक्सर्ट करता है, ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है। वो प्रेशर जो जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड अपनी वॉल पे एक्सर्ट करता है, इस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। अगर ऑक्सीजन करता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। सो जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है गैसेस की, फॉर एग्जांपल अगर यहां पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मींस के इसका पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस। सो जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतने ही पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होता है। ये पार्शियल प्रेशर बार बार वर्ड यूज होगा। सो इस जो लेक्चर है, इसमें जब भी पार्शियल प्रेशर का नाम आएगा तो आप ये समझेंगे कि पार्शियल प्रेशर का यह मतलब है कि इसमें कंसंट्रेशन कितनी है ऑक्सीजन की, वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये स्ट्रक्चर कैसी होती है हीमोग्लोबिन की, यह समझना है।
फॉर एग्जाम्पल ये आरबीसी है। अगर आरबीसी को हम मैग्नीफाई करें, फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नीफाई कर दिया आरबीसीज को, इस आरबीसी के अंदर, एक आरबीसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन क्या है? वो पिगमेंट जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट को जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाता है, उस पिगमेंट को हीमोग्लोबिन होते हैं। और हर हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल इस एक हीमोग्लोबिन को मैं अगर मैग्नीफाई कर दूं इसी आरबीसी में, अब इसको, या इससे भी बेहतर है कि अगर आरबीसी को मैं रफ कर दूं, फॉर एग्जाम्पल ये आरबीसी था, इस आरबीसी के अंदर कितने मॉलिक्यूल थे हीमोग्लोबिन के, कितने पिगमेंट्स थे? अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन। इस एक को अगर मैग्नीफाई कर दें तो कुछ यूं इसकी स्ट्रक्चर होगी। ये एक हीमोग्लोबिन है। एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट्स होती हैं जिसको हम हीम कहते हैं। हर सब यूनिट्स के साथ प्रोटीन अटैच होती है। यह एक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स हैं और हर सब यूनिट्स एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकती है। बाइंड ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन अगर एमकेट में यह क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए कि 1 सब यूनिट हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है, तो आपने लिखना है 1 मॉलिक्यूल। लेकिन इंपॉर्टेंट है अगर यह आ जाए कि एक सब यूनिट कितने ऑक्सीजन के एटम्स के साथ बाइंड करती है, तो फिर जब आपने क्या करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पे 2 एटम्स, क्योंकि O2 का मतलब है 2 एटम्स, 2 एटम्स। और अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि एक हीमोग्लोबिन, जो टोटल हीमोग्लोबिन है, इसकी कितनी यूनिट्स हैं, तो 4 सब यूनिट्स हैं, और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। कितने एटम्स के साथ? क्योंकि 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। अब 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है। अगर एटम्स पूछा है तो 8 ऑक्सीजन के साथ, 8 ऑक्सीजन एटम्स के साथ बाइंड कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी क्या है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह आरबीसी है। आरबीसी के अंदर अभी बताया है क्या चीज मौजूद होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है और कितने हैं,
250 मिलियंस हैं एक आरबीसी के अंदर। अब हर हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट्स होती हैं जिनको हम हीम का नाम देते हैं। एक यूनिट ये, दूसरी ये, थर्ड वन ये और फोर्थ वन ये। हर यूनिट कितने ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी क्या है? ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की जो एबिलिटी है, इसको ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी कहते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इस होल टॉपिक को समझने के लिए कि ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी क्या है। हीमोग्लोबिन है, फॉर एग्जांपल, हीमोग्लोबिन की कितनी ये ऑक्सीजन है, इसके साथ बाइंड करने की कितनी एबिलिटी है, इस एबिलिटी को ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी कहते हैं। सो क्या है एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में एचबी लिखते हैं। एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड विथ व्हाट? बाइंड विथ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीजन कैरियंग कैपेसिटी। अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई तक पहुंचती है, वहां से उसने कैपिलरीज में आना होता है और कैपिलरीज से हर सेल्स तक, बॉडी के हर टिश्यूज तक पहुंचना होता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू तड़प रहा होता है ऑक्सीजन के बगैर। क्यों? ऑक्सीजन इसको चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, टिश्यू या सेल्स को, तो ये तड़प रहा होता है। ये कहता है कि ऑक्सीजन किस टाइम आएगी और मैं लूंगा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कैसे आती है? अब ये आज की मेन एक्टिविटी है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है। जब ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंचती है, एल्वियोलाई पे पहुंचने के बाद इसने ब्लड कैपिलरीज में आना है। अब ब्लड कैपिलरीज में क्या चीज मौजूद है? ब्लड मौजूद है और ब्लड के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है प्लाज्मा, जो येलोइश पार्ट होता है, जो मोस्टली वाटरी और जिसमें प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। और दूसरा जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरा सेल्स हैं जिसमें आरबीसीज भी हैं। अब इस ऑक्सीजन ने आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके यहां तक मूव करना है, या ऑक्सीजन ने प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर मूव करना है। मींस के 2 मींस हैं, एक को प्लाज्मा और एक को हीमोग्लोबिन या आरबीसीज कहते हैं। इस तरह इजीली समझ आएगी कि ये समझें कि ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें कोई चीज फ्लो कर रही है। फॉर एग्जांपल ये रिवर है। अब रिवर में ये रिवर है, अब रिवर में ये क्या है? बोट्स हैं। आरबीसीज क्या है? हीमोग्लोबिन्स क्या है? बोट्स हैं। अब ऑक्सीजन या तो इस रिवर में खुद फ्लोट करके जाएगी या बोट के ऊपर बैठेगी। अब ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, इस वजह से ये सिर्फ 3% जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर यहां तक मूव करती है। लेकिन जो 97% है वो बाइंडिंग एबिलिटी आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा है, तो इस वजह से आरबीसीज जो बोट मैंने कहा है उस पर बैठ के आराम आराम से सेल्स तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे जो सेल्स है वो बड़ा ही परेशान है। क्यों? ये ऑक्सीजन के पीछे तड़प रहा है कि किस टाइम ऑक्सीजन आएगी मैं उसे पकड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहां पे एनर्जी के लिए जरूरत है, फॉर एनर्जी। अब जो 97% जो ऑक्सीजन है वो थ्रू हीमोग्लोबिन या आरबीसीज के थ्रू मूव करती है, ब्लड वेसल्स तक ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि जस्ट 3% कैसे? डिसॉल्व फॉर्म में, प्लाज्मा की डिसॉल्व फॉर्म में। अब फिर ये क्वेश्चन है कि सर हमें ये बताएं कि ये 3% क्यों डिसॉल्व फॉर्म में होती है? इस वजह से क्योंकि ऑक्सीजन इतनी सॉल्युबल नहीं है। यह रीजन है कि सिर्फ 3% जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में होती है। अब फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्या हीमोग्लोबिन और यहां से जो आने वाली ऑक्सीजन है, क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेगी? क्या इजीली पकड़ लेगी? या यहां पे कोई फैक्टर्स होंगे जो इनको आपस में एसोसिएट करवाएंगे? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आ रही है, नीचे हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स बैठे हुए हैं कि आ जाओ बच्चों, जब वो आएगी तो उसको पकड़ लेगी। क्या ये इतनी आसानी से पकड़ लेगी? कौन से फैक्टर्स हैं जो एफिनिटी ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन के एफिनिटी पे अफेक्ट करते हैं? वो फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे इसके बाद। और फिर जब हीमोग्लोबिन यहां तक पहुंचता है, सेल्स तक, अंदर जो सेल है बड़ा परेशान है, वो तड़प रहा है किसके पीछे? ऑक्सीजन के पीछे। और ऑक्सीजन किसने पकड़ी हुई है? हीमोग्लोबिन ने पकड़ी हुई है, आरबीसीज ने पकड़ी हुई है। अब क्या आरबीसी ऊपर से लेके आया है बड़ी मुश्किल से, तो क्या सेल्स की तड़प को देखकर क्या वो दे देगा? नहीं देगा। यहां पे भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो ऑक्सीजन को छोड़ने पे मजबूर करेंगे, और जब ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगी तो ये हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। क्योंकि किसके पीछे ये तड़प रहा था? ये किसके बिना नहीं रह सकता था? ये ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता था। जब यहां तक हीमोग्लोबिन आई, आरबीसीज आए, इस आरबीसी ने अब क्या करेगा? इसको ऑक्सीजन दे देगा, लेकिन बड़ा ही मजबूर होके। उस मजबूरी को हम फैक्टर्स का नाम देंगे, मींस के एसोसिएशन ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ। कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स एसोसिएशन के हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन के। कौन से एसोसिएशन के फैक्टर्स हैं? और डिसोसिएशन किसकी? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की टूटने की कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डिसोसिएशन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अब उनको स्टडी करेंगे। इससे पहले यह समझते हैं, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। सो जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के रिजल्ट में, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा? एक हीमोग्लोबिन, जो मैं शुरू में बता चुका हूं कि 4 के साथ रिएक्ट करेगा, और 4 के साथ क्यों करेगा? उसकी स्ट्रक्चर की वजह से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ अब क्या चीज अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। सो हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, हीमोग्लोबिन, इसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस रिएक्शन ये रिवर्सिबल है, और इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहते हैं। ये वो एंजाइम है जो इसको रिएक्शन करवाता है। अब इस रिएक्शन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की आपस में जो बाइंड करवाता है, ये बाइंडिंग क्यों होती है? इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? अब इन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन, जब हीमोग्लोबिन सेल्स तक पहुंचेगा, टिश्यू तक पहुंचेगा, अब टिश्यू पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन को सेल जो है लेगा, लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा। यहां पे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं? अब उनको स्टडी करें। चलें, फैक्टर्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जस्ट समराइज करते हैं आगे आपके माइंड में ये स्केच पड़ जाए जो आज हमने क्या डिस्कस किया। जो दूसरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम ये मजबूरियां या फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्यों बाइंड करता है,
और हीमोग्लोबिन जब सेल्स तक पहुंचती है, तो जब सेल्स तड़प रहा होता है तो क्या हीमोग्लोबिन इजीली ऑक्सीजन दे देता है, या वहां पे भी कुछ फैक्टर्स, कुछ मजबूरियां होती हैं जो सेल्स को ऑक्सीजन देने पर मजबूर कर देता हो। फिर सेल क्या हो जाता है, खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये जिसके पीछे तड़प रहा था वो चीज इसको मिल गई है। अब इसको समराइज करते हैं। आज हमने जो डिस्कस किया है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया है कि ट्रांसपोर्ट क्या है, ऑक्सीजन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एल्वियोलाई तक आना, एल्वियोलाई से कैपिलरीज, कैपिलरीज से बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचना ट्रांसपोर्ट कहलाता है, और इस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखी कि पार्शियल प्रेशर क्या है, उसके बाद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा कि हीमोग्लोबिन, हम तो वैसे स्टडी करते हैं कि हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, तो ये क्यों करता है वो हमने स्ट्रक्चर से देखा कि 4 मॉलिक्यूल जो हैं वो एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज डिस्कस किया कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं, और एक आरबीसीज में अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियंस क्या चीज होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं एक आरबीसीज में। फिर हमने उसके बाद यह डिस्कस किया कि यहां से ऑक्सीजन सेल्स तक कैसे पहुंचती है, कौन लेके आता है। उसके दो मीडियम है, एक प्लाज्मा है और दूसरा हीमोग्लोबिन है। प्लाज्मा जस्ट 3% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन सॉल्युबल नहीं है, इतनी सॉल्युबल नहीं है, जबकि 97% आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके सेल्स तक पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यह डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कैसे बाइंड करता है, कौन से फैक्टर्स है, क्योंकि हीमोग्लोबिन वेट कर रहा होता है कि आ जा ऑक्सीजन, मैंने तुम्हें पकड़ना है और पकड़ के लेके जाना है। अब जब सेल्स और हीमोग्लोबिन यहां तक पहुंचेगी, अब यहां पे आगे सेल्स मजबूर बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है कि मुझे ऑक्सीजन दे दो, लेकिन हीमोग्लोबिन कहता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से ऑक्सीजन नहीं दूंगा। फिर यहां पे कुछ मजबूरियां या फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन को छोड़ने पर, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन छोड़ाने पर मजबूर करते हैं। इंशाल्लाह इन फैक्टर्स को नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। अल्लाह।